हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर एटम्स, और अब हम आ चुके हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी जो है प्रपोज की गई थी। पहली थ्योरी किन्होंने प्रपोज करी थी? थॉमसन ने। तो वो था वाटरमेलन मॉडल, वो हम लोग देख चुके थे, उसके ड्रॉबैक्स भी हम समझ चुके थे, और अब मौका आ चुका है रदरफोर्ड के मॉडल को देखने का। अति महत्वपूर्ण ये इसलिए है बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी आपको लेकर के चलते हैं इस मॉडल के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर। सेटअप मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी दिखा चुका था कि क्या एग्जैक्टली सेटअप क्या बना था पूरा, और उससे पहले मैंने आपको ये वाला फिगर दिखाया था, ये बताने के लिए कि बेटा ये होता है रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल में से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के एटम का न्यूक्लियस जो होता है, दिस इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल। आ गया समझ में? उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर आप अल्फा पार्टिकल को चेक करेंगे, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, इसका मतलब इसके अंदर आएंगे 2 प्रोटॉन्स। और हीलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, इसका मतलब ये टोटल मिलाकर के 4 कैसे बनेंगे, जब यहां पे 2 न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आ गए 2 न्यूट्रॉन्स। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के बारे में 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, पहला चार्ज और दूसरा अल्फा का मास। ठीक है, अल्फा का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +2p, दैट इज प्लस 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा का चार्ज, और उसके बाद आपसे बात की जाएगी अल्फा के मास के बारे में। ठीक है, अल्फा का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 AMU के बराबर। 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आया समझ के नहीं आया? पक्का? अब जरा गौर करें, 1 AMU क्या होता है? तो 1 AMU का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्या होता है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का जो मास है ना, वो भी जरा सा हल्का हल्का प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, हल्का सा भारी होता है, बस हल्का सा भारी होता है न्यूट्रॉन। तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लेके चल लेते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास जो है वो बिल्कुल बराबर ले लेते हैं। ठीक है, ये कूलम के लिए C लिखा हुआ था। अब जरा गौर करें, तो मास क्या होगा अल्फा पार्टिकल का? 4 AMU के बराबर, बिकॉज 1 AMU अप्रोक्सीमेटली 1 AMU अप्रोक्सीमेटली 1 AMU हो गया 4 AMU। ठीक है, अब उसका मतलब 4 इंटू 1.67 10 टू द पावर -27 kg। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि 1 AMU क्या होता है, 1.67 10 टू द पावर -27 kg। आ गया समझ में? दैट इज नथिंग बट जस्ट द मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली। ये वाला पूरा फंडा जो है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना? ये कहानी होती है फॉर अल्फा पार्टिकल। नाउ अपने पास क्या, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। अब इस रेडियो एक्टिव सैंपल में से क्या निकलते हैं, यहां से निकल रहे होते हैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। तो उसका पूरा स्ट्रीम निकल रहा होता है जो एक गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करता है। इस गोल्ड फॉइल का सबसे खास पैरामीटर जो है वो ये है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 टू द पावर -8 मीटर के ऑर्डर की इसकी थिकनेस होती है। तो मेरे ख्याल में इतनी कहानी पूरी क्लियर है। उसके बाद पीछे जो लगा के रखा है हमने, वो लगा के रखा है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो है वो कंक्लूड कैसे किया, उसके पीछे के लॉजिक क्या थे। उसके पीछे का लॉजिक जो भी था वो आया था इस एक्सपेरिमेंट से, विच इज कॉल्ड एज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट समझना पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद आप फिगर आउट कर पाते हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया, उसके बाद रदरफोर्ड ने उस रिजल्ट को देख करके क्या सोचा और फिर क्या प्रपोज किया। ठीक है, चलें। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, ये लगी होती है पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। किसकी स्क्रीन? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का एक बहुत ही प्यारा यहां पे फंक्शन होता है कि जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है ना, वो सेंटिलेशंस प्रोड्यूस करती है। वो क्या प्रोड्यूस करती है? सेंटिलेशंस प्रोड्यूस करती है। सेंटिलेशंस का मतलब होता है चमक उठना। जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आकर के कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराता है, तो जिस पॉइंट पे टकराता है वो जो पॉइंट है या वो जो जगह है वो चमक उठती है। तो हम कहते हैं कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा?
क्या प्रोड्यूस हो गया वहां पे, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो गए। आगे ये वाली बात समझ में, तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है, जो अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन आता है, वो ये आता है कि भाई साहब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट। आई समझ क्यों? बिकॉज मैक्सिमम जो चमक आ रही है, मैक्सिमम जो चमक आपको देखने को मिलेगी वो यहीं पे देखने को मिल रही है, इतने एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है समझ में कि अच्छा भाई साहब, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, पक्का। चलो उसके बाद एक आध ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बहुत एंगल से जो है ना वो स्कैटर हो जाते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए, तो वो जो एंगल होगा उसको अपन कहेंगे या तो स्कैटरिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप ये बना करके नहीं आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्या सेटअप बनाना है आपको और कैसे प्रॉपर लेबलिंग करनी है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो सेटअप, वो लेबलिंग ये रही आपके सामने। मैं पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुका था और यहां पर रदरफोर्ड के पूरे मॉडल पे अपने को आना है ना, तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहानी मैंने यहीं से स्टार्ट करी है। अगर आप किसी फिल्म में ना बीच में कूद जाएंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, आप उस फिल्म को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। सो द थिंग इज दिस कि मैं आपको इस टॉपिक को आप अप्रिशिएट कर पाए, आप समझ पाए इस बात को कि लिटरली एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम आजकल जो हम पढ़ते हैं उसको बनाने के पीछे क्या क्या प्रॉपर पूरे एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्या ऑब्जर्वेशंस आए थे और ऑब्जर्वेशंस को देख करके क्या कंक्लूड किया गया था, उसके बाद क्या प्रपोज किया गया था। ये पूरा प्रोसेस से आपको गुजरना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आया कि हाँ भैया अब जो बना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है, ठीक है। चलो तो यहां पे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यू हैव अ लेड कैविटी। पहली बात समझ जाओ, लेड जो होता है ना वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर अंदर रखा है रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक है, अगर रेडियो एक्टिव सैंपल को आपने किसी ऐसे कंपार्टमेंट के अंदर रख दिया जो रेडियो एक्टिव सैंपल के साथ ही रिएक्ट कर लेगा, तब तो गायब हो गया रेडियो एक्टिव सैंपल रिएक्ट करके, ठीक है। तो आपको उसको प्रिजर्व रखना है रेडियो एक्टिव सैंपल को, तो फिर आप उसको एक ऐसे एम्बॉडीमेंट के अंदर रखिए जो रेडियो एक्टिव सैंपल के साथ रिएक्ट ही ना करे, विच इज बेसिकली लेड, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सैंपल क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, जो कि हैवी न्यूक्लियस है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, तो वो फूटेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसा न्यूक्लियस जो है वो एक रेडियो एक्टिव सैंपल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे रखा है रेडियो एक्टिव सैंपल, क्यों? क्योंकि हम रेडियो एक्टिव सैंपल को बोलते हैं एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब रेडियो एक्टिव सैंपल में से जब रेडियो एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियस फूटते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वहां से निकलता है अल्फा पार्टिकल। कौन निकलता है? यहां से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, पूरा इनका स्ट्रीम निकल गया आगे, अल्फा, ठीक है। अल्फा रेज जा रही है आगे की तरफ, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरा सेटअप था वो रखा था लेड कैविटी के अंदर। जैसे ही आ गया है तो यहाँ वहां भटक ना जाए, इसलिए यहाँ पे कॉलीमेटर बीम्स लगा के रखी हुई हैं। उसके बाद जाकर के इनका सामना होता है पतली सी गोल्ड फॉइल के साथ, जिस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है उसका ऑर्डर है 10⁻⁻8 मीटर। यहाँ पे तरीके से बड़े प्यार से लिख दिया गया आप लोग के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन वहां पे क्या आया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट। और हमें कैसे पता? क्योंकि सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हुए ना। हमें कैसे पता? क्योंकि सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हुए कहां पर? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। तो ये अपने पास गोल्ड फॉइल थी, इसको सपोर्ट देने के लिए अपने पास ये इंसुलेटिंग स्टैंड था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दिस इज द स्टैंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट। जो रेड कलर का रे बना हुआ है ना, वो दरअसल प्रोपोगेशन डायरेक्शन दिखा रहा है अल्फा पार्टिकल्स का। तो ये जाकर के ऐसे स्ट्रेट यहां पे हिट करेंगे, तो जहां जहां पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हिट करेगा अल्फा पार्टिकल। नाउ रिमेंबर कि अल्फा पार्टिकल इज अ चार्ज पार्टिकल। उसके पास चार्ज क्या होता है? +2e, बिकॉज वो हीलियम का न्यूक्लियस है, और हीलियम का किसी का भी न्यूक्लियस हो, चार्ज तो होगा पॉजिटिव का। तो यहां पे जाकर के यहां पे चमक उठेगा, सेंटिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अच्छा, एक आध यहां वहां भी चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अब एक अल्फा पार्टिकल यहां डिफ्लेक्ट हो गया, तो भाई साहब ये एक एंगल बन गया है, और इस एंगल को मैंने भीड़ में से निकाला है, तो इसको मैंने बोल्ड करके लिखा है कि दिस एंगल इज थीटा, जिसको अपन कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। सो थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग।
ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका वही था बेसिक फंडा कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, है ना। इसके पीछे एक और डेटा भी है बहुत प्यारा सा। वो डेटा ऐसा होता है कि ऐसा मान लीजिए कि अगर 10 टू द पावर 7 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन के साथ, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बना के अभी दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पिछले लेक्चर में इसको नोट नहीं करा होगा तो एक बार जरा आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एक सवाल का आंसर चाहिए। और वो सवाल क्या है, मुझे इतना बस बता देना कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है ना वो क्या करती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं जब वो आंसर फ्रेम करते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबको पता होता है कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करती है, बट मैंने बताया भी हुआ अभी आज के लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर के अंदर भी, बट कई बच्चे उस पॉइंट को लिखना भूल जाते हैं जिससे कि आंसर ना उतना प्रेजेंटेबल बन नहीं पाता है, बिकॉज कहानी का एक बहुत ही अच्छा लिंक यहां से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करिएगा प्लीज, जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो ये वाला केस तो पूरा हो गया। अब मैंने क्या बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट पास कर गए, ठीक है। अगर स्ट्रेट पास कर गए मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर एंगल ऑफ स्कैटरिंग। लेकिन ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो ना 180 डिग्री से रिबाउंस कर गए। इसका मतलब ये कि ऐसे जा रहे थे, पलट के जस्ट पीछे आने वाला, ऐसे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ना एक ग्राफ बनाया गया था जो मैं आपको बना के यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा यहां पे, ग्राफ समझना। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यहां पे आएंगे तुम्हारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। कौन आएगा यहां पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहां पे आने वाला है तुम्हारे पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या आने वाला है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो जरा इसको लिख लिया जाए तरीके से। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोल लो या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल लो, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। और ऊपर क्या आने वाले हैं, ऊपर आने वाले हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ऊपर क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब जो यहां पे पूरा सेटअप बनेगा ना, जरा गौर करिएगा। टेन की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000 अल्फा पार्टिकल्स, 10 की पावर 4 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब उसके बाद ग्राफ का जो यहाँ पे एंगल वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो ऐसा है, देख लो। ऐसे मान लो 20 डिग्री है, 40। ये ग्राफ आप बना करके आएंगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ये ग्राफ आप बना करके आएंगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए अच्छे से। मैंने हमेशा बोला है बेटा, डायग्राम ऑफ ग्राफ जो होते हैं ना, ये बनाने से अपना आंसर जो है आप तरीके से सपोर्ट कर पाते हो, ठीक है। और कॉपी चेक करने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ भाई बच्चा जो है पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब जो इसका पूरा सेटअप शुरू होगा ना बेटा, जो इसका पूरा ग्राफ बनेगा, जरा वो गौर करें आप। देखिए एक पॉइंट यहां लगा दीजिएगा। ये पॉइंट लगाते ही एक बार आपको समझ में आनी चाहिए, कौन सी बात, कि बेटा ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं 10 टू द पावर 7 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही कम एंगल से स्कैटर हुए, ठीक है। बिकॉज ये बना हुआ था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट, ठीक है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है ना वो बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि थोड़े बहुत एंगल से स्कैटर कर रहे होंगे। तो यहां पे आया समझ के नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे क्या लॉजिक हो रहा है बेटा, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि बहुत कम एंगल से स्कैटर हो रहे हैं। पक्का आ गया समझ। और उसके बाद बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ज्यादा एंगल से स्कैटर कर गए। आया समझ कि नहीं आया। अगर मोस्टली स्ट्रेट अवे पास कर रहे हैं मतलब उनका स्कैटरिंग एंगल ना के बराबर है, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम एंगल से स्कैटर कर रहे हैं। और ऐसे यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ नीचे गिर रहा है ना, इसका मतलब ये बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल है, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो कि ज्यादा एंगल से स्कैटर कर रहे हैं। और 180 मतलब सीधे रिबाउंड करने वाले, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो ग्राफ जो है ना वो दरअसल ऐसा बन जाएगा, और ये वाला ग्राफ आप बना करके आएंगे विच रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आ गया समझ में? तो इसका डायग्राम तो आप पहले बना चुके थे, अब जरा ये वाला ग्राफ जो है वो छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम कहानी को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था वो पूरा उनके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है? तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना बहुत जरूरी था, वो हमने देख लिया। और अब उनके जो ऑब्जर्वेशन आए थे जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उस अजम्पशन से क्या कंक्लूजन निकला उसको देखना स्टार्ट करेंगे। पहले जरा ये छाप लो, उसके बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना बेटा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाला केस आपका पूरा हो चुका है और उसके बाद इसको भी आपने बना लिया होगा। इसे जरा गायब कर दिया जाए। और ये था आपके पास पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। अब जरा कहानी को यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको लेके चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया था पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है मेरे भाई, पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो इसी फंडे के ऊपर बेस्ड है। अब जरा इसे क्लियर किया जाएगा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था। 4 पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स को तरीके से दिमाग में बिठा लो, काम आपका बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक काम करा जाए, पहले जरा इसको एक बार नोट कर लिया जाए जो आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार देख लिया आप लोगों ने पूरा कंटेंट। तो यहां पे अब बात करी जा रही है रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की। अब जरा गौर करें क्या लॉजिक था इनका। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर। अच्छा पता है ये लॉजिक आया कहां से, ये लॉजिक कहां से आ रहा है, जरा सुनना एक बार। वहां पे समझ में क्या आ रही है बात कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रेट अवे पास कर रहे हैं। अगर अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट अवे पास कर रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर ना बहुत सारी जगह खाली है, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, ठीक है? अच्छा बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिनका किसी हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा किसी हैवी मास के साथ और वो टकरा के पीछे वापस निकल गए। ऐसे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल हैं। अब जरा इनकी बात करते हैं। जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है टकरा के खट से पीछे वापस आ रहा है, तो इतना शानदार कोलिजन जो हुआ होगा वो किसी हैवी मास के साथ ही हुआ होगा, ठीक है? मतलब अल्फा गया और किसी हैवी मास में ठुक गया और टकरा के सीधे बैंग ऑन पीछे आ गया। आया समझ के नहीं आया? पक्का आ गया समझ? इसका मतलब क्या होता है, एटम का जो पूरा मास है ना, क्योंकि आसपास का बहुत सारे स्पेस तो खाली है, ठीक है? तो एटम का जो पूरा मास है ना वो एक छोटे से एम्बॉडीमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है और उस एम्बॉडीमेंट का भी जो चार्ज है वो होगा पॉजिटिव, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जाकर के चिपक नहीं गया, अल्फा पार्टिकल जाके रिपेल होके पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अल्फा के पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका जो अभी कोलिजन जिससे हुआ होगा ना वो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ही हुआ होगा। तो यहां से लॉजिक डेवलप होना शुरू हो गया कि एटम का जो पूरा मास होता है, ऑलमोस्ट पूरा मास जो एटम का होता है, और एटम का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से एम्बॉडीमेंट के अंदर इंक्लोज होता है, एंड दैट टाइनी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है? इसलिए एक्सपेरिमेंट के नाम में ये भी आता है कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, सही बात है, इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज in which the entire positive charge and almost the entire mass of the atom are concentrated। इस बात को आप लोग समझ गए? अब ये जो यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, जो फिगर यहाँ पे गिवन है, इसका रेलेवेंस क्या है स्लाइड के अंदर मैं बता रहा हूं। ये वाला पॉइंट जरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? The size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 मीटर, मतलब फर्मी, ठीक है? तो the size of the nucleus, radius of the nucleus is of the order 10 to the power minus 15 मीटर, which is very small when compared to the size of the atom। अब एटम का जो साइज है इसका मतलब क्या, उसके आखिरी ऑर्बिट की पेरिफेरी, एटम के आखिरी ऑर्बिट की जो पेरिफेरी है उसकी दूरी सेंटर से कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली 10 टू द पावर माइनस 10 बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 15 बहुत छोटा बहुत बारीक है, ठीक है? मतलब ऐसा है बेटा कि एटम का न्यूक्लियस ये रहा और इसका जो आखिरी ऑर्बिट है, मतलब जो एटम की पेरिफेरी है, आखिरी ऑर्बिट की जो पेरिफेरी है वो ये वाली है, ठीक है? तो एटम का न्यूक्लियस बड़ा छोटा और आखिरी पेरिफेरी बड़ी है, ठीक है? और ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? इसका रेडियस कितना है? ये न्यूक्लियस है भाई, क्या है न्यूक्लियस, इसका रेडियस कितना है? 10 टू द पावर माइनस 15। और आखिरी जो ऑर्बिट है, मतलब जो एटम की
पेरिफेरी आ रही है उसकी दूरी कितनी है 10⁻⁻10 मीटर। आया समझ? तो ये ना इतना ज्यादा डिफरेंस है एज ऑफ कंपैरिजन के तौर पे, ये इतना ज्यादा डिफरेंस है एज इफ मान लीजिए एक फुटबॉल और एक फुटबॉल ग्राउंड का स्टेडियम। आया समझ? उसके बीच में कितनी दूरी होगी, उसका क्या कंपैरेटिव मेजर होगा। तो भाई साहब ऐसा मान लो कि ये जो फुटबॉल है ना, अगर ये न्यूक्लियस है, ऐसा मान लो कि अगर ये जो फुटबॉल है ना वो अगर न्यूक्लियस है, तो जो पूरा स्टेडियम है दैट इज द आउटर पेरिफेरी ऑफ द ऑर्बिट। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? तो इस लेवल का डिफरेंस आता है एटम के न्यूक्लियस और आखिरी ऑर्बिट के बीच की दूरी में, इस लेवल का डिफरेंस आता है। आ गया समझ? ठीक है। ओके, माफ कीजिएगा। समझ गया आप लोग इस बात को? तो ये 2 पॉइंट्स तो आ चुके हैं। टाइनी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट न्यूक्लियस की बात कर ली गई है। उसके बाद बता दिया गया है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस का ऑर्डर होगा 10⁻⁻15 मीटर्स का होगा, और आखिरी ऑर्बिट की जो दूरी का ऑर्डर होगा 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? रदरफोर्ड का मॉडल चल रहा है, 4 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स में यहां लिखवा चुका हूं, बहुत अति महत्वपूर्ण, और बाकी बचे हुए 2 पॉइंट्स आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात आई गई है तो मैं आपको एक छोटी सी बात के बारे में जानकारी और दे दूं। कोई सा भी मॉडल अगर आप प्रपोज करें एटम के बारे में, सो दैट मॉडल शुड इंश्योर वन थिंग, एक बात तो पक्की तौर पे इंश्योर होनी चाहिए कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर आपका मॉडल ये बोल दे कि एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो कोई आपकी बात सुनना वहीं से बंद कर देगा, बिकॉज एक बात तो एकदम सत्य है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नाउ The atomic nucleus is surrounded by certain number of electrons, सही बात है। As atom on the whole is electrically neutral, आ गई वही वाली प्यारी बात, as atom on the whole is electrically neutral, ठीक है। एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एक बात तो श्योर है कि टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी तो वो एटम न्यूट्रल कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इफ द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस तो बन गया, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनका नेगेटिव चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वही वाली कहानी देख रखिए। देयरफॉर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, total negative charge of the electron surrounding the nucleus is equal to the total positive charge on the nucleus, ठीक है, जिससे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब साबित हो जाएगा। आगे ये वाली बात समझ में। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के बेसिस पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ में, तो होता क्या है, जब भी कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में आ जाती है ना, तो वहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए एक फोर्स का जिक्र जरूर होगा, और वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस रहा, इसके बाद चार्ज पॉजिटिव का है, बाहर ऑर्बिट है, उसमें कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द थिंग इज दिस कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया, किसकी वजह से आया, लॉजिक क्या आता है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया है वो किसकी वजह से आया है, तो बेटा वो आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। लॉजिक क्या बोला मैंने इसके पीछे का, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो आया है ना वो किसकी वजह से आया है, वो आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये तो चार्जेस के बीच के फोर्सेस होते हैं। तो भाई साहब यहां पे हैं तो चार्जेस, सेंटर पे क्या आ रहा है, न्यूक्लियस, उसके बाद चार्ज क्या है, पॉजिटिव। सर्कुलर ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो गया, अट्रैक्शन, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। आ गया समझ, पक्का। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आगे आने वाले बहुत सारे डेरिवेशन की जान बनने वाला है। क्या बोला मैंने, ये जो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हुआ, ये जैसा आप इसको इक्वेट करेंगे ना, तो ये आगे आने वाले बहुत सारे डेरिवेशंस की जान बनने वाला है। चलो ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए। तो वही लिखा हुआ है, दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स
एज डू द प्लैनेट्स। इसको उन्होंने रिलेट भी करवाया कि ये वाला मोशन जो ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि सन और बाकी प्लैनेट्स का मोशन होता है। सन रहता है यहां पे और उसके आसपास चक्कर काट रहे होते हैं बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दरअसल रिलेट करा गया है प्लैनेट्स के मोशन के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 4 पॉइंट्स थे, ये वाले 2 पॉइंट्स इसको सपोर्ट करने के लिए ये डायग्राम कहीं बना करके नहीं आने की जरूरत है, ये तुमको चमके उसके लिए था। उसके बाद बाकी के 2 पॉइंट्स ये रहे और फाइनली जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकल करके उभर करके आता है वो ये रहता है। ये रहा बेटा न्यूक्लियस, कोई ऐसे टचेबल बाउंड्री थोड़ी ना उसकी, ठीक है। तो ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, आराम से चिपक के बैठे हुए, एकदम चिपक के बैठे हुए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और बाहर ये ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे हैं, बाहर के ऑर्बिट्स में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरी कहानी क्लियर आपको हो गई होगी। एक काम करो, वीडियो को जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको देख लिया आप लोगों ने, पूरा सेटअप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड के मॉडल का, ठीक है। अब जरा कहानी को यहां से आगे बढ़ाया जाए। भाई साहब लिटरली इस पूरे 4 पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, मैं तो कहता हूं कि दिल में बसा के रखना, ठीक है, काम आता है बहुत ज्यादा। चले आगे बढ़ते हैं। अब आ गए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। किसके ऊपर आ गए, अब आ गए हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, काफी सारा काम जो है ना यहाँ पे वो शब्दों का ही खेल होने वाला है। क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना पास पहुंचा जा सकता है। अब सवाल आता है ये, सर किसके पास पहुंचना है, और दूसरा सर कौन पास पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहां पे बेटा न्यूक्लियस के पास पहुंचना है और कौन पास पहुंच रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जहां तक गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर पहली बात Z से करेंगे रिप्रेजेंट, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 गोल्ड का। किसकी बात चल रही है बेटा, गोल्ड की बात चल रही है, बिकॉज गोल्ड का फॉइल हमने यूज करके रखा हुआ था, इसलिए गोल्ड की बात चलेगी यहाँ पे। अब जरा गौर करें, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ना वो सारी की सारी बातचीत आपको समझ में तब आएगी जब एक बार आप डायग्राम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जरा डायग्राम पे फोकस किया जाए, आ जाए। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए गोल्ड का फॉइल बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, गोल्ड का फॉइल। गोल्ड फॉइल में से गोल्ड का आइटम ले लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास गोल्ड का आइटम चलेगा आप लोग को, आई बात समझ में। तो ये तुम्हारे पास एटम है और ये उस आइटम का न्यूक्लियस है बेसिकली। ये हमने क्या बना के रखा है, ये हमने बना के रखा है इस एटम का न्यूक्लियस। इतनी बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास चार्ज क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स को दरकिनार कर दो क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज किसके पास बचा, प्रोटॉन के पास। अब ये जो गोल्ड का आइटम है तो इसके पास कितने होंगे भाई साहब, इसके पास कितने होंगे प्रोटॉन्स, 79 होंगे। क्यों, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 79। इसका मतलब क्या, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स है तो उससे आप चार्ज निकाल सकते हो। एक प्रोटॉन का चार्ज 1p के बराबर, 10 का चार्ज 10p के बराबर, 79 प्रोटॉन्स का चार्ज 79p के बराबर। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर मान लो Z के बराबर है, ठीक है, तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, ZP के बराबर या ZE के बराबर। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, लेट्स टेक इट एज Z, ठीक है। तो इसके पास जो चार्ज हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा प्लस ZE के बराबर। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस ZE के बराबर। अब जरा गौर करें, यहां पे आ कौन रहा है, अप्रोच कौन कर रहा है, यहां पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। चलो भाई, यहां आ रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन सर यहीं पे रुक गए। अब यहीं पे क्यों रुक गए, और रुके नहीं, यहां पे आ करके रुक करके पलटी लगा ली। पलटी लगा ली मतलब अब फिर चले गए ऐसे। तो भाई साहब ऐसा यहां पे क्या हुआ था कि यहां पे आके रुक गए फिर पलटी खा गए, कौन, अल्फा पार्टिकल्स। तो जरा गौर करें, अब आपको पूरी बात जो है वो समझ में आएगी, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल, कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, इसके बाद पीछे की तरफ निकल गया, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है जरा सुनना। अल्फा के पास चार्ज क्या होता है, अल्फा के पास चार्ज होता है पॉजिटिव का। चार्ज क्या होता है इसके पास, पॉजिटिव, +2p का चार्ज होता है, या +2e बोल लो। नाउ द थिंग इज दिस, इसके पास भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव का है। न्यूक्लियस के पास वैसे भी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और ये काफी भारी है इसके रिस्पेक्ट में। तो अब जरा गौर करें, जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा,
कौन आ रहा होगा? अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, इसके पास चार्ज क्या है? +2e के बराबर, इसके पास चार्ज क्या है? +ze के बराबर। जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है। अब ये तो रुका हुआ है, ये तो रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन ये मूव करता हुआ आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो बेटा रिपल्शन के कारण क्या होगा ना कि इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ठीक है। कम होकर के इस वाले पॉइंट पे हो जाएगी 0। अल्फा पार्टिकल टच नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस को। क्यों टच नहीं कर पाएगा भाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन ना, बिकॉज ऑफ रिपल्शन टच इसको नहीं कर पाएगा। तो बेटा इस वाले पॉइंट पे पता है क्या हुआ है? इस वाले पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। ये इसका लॉजिक होता है। अल्फा पार्टिकल जब मूव करते हुए आ रहा था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहां पे आकर के आउट ऑफ रिपल्शन वो रुक गया, ठीक है, रुकेगा, उसके बाद रिपल्शन खाएगा, निकल जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और अब ये जो दूरियां है ना, यहां पे मैं इन दूरियों को अच्छे से एक बार लिख देता हूं आप लोग के लिए। यहां से लेकर के यहां तक की, इसके सेंटर तक की, ठीक है, ये जो दूरी है, इस दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इससे, इस पॉइंट से ज्यादा करीब नहीं आ पाता, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यहां पे आके रुक गया, फिर पीछे पलट गया, तो क्लोजेस्ट अप्रोच यहीं तक हो पाया। तो सेंटर से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ना, इसे कहा जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आया समझ? जल्दी बताओ। सेंटर 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 से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे पास वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। कौन? अल्फा पार्टिकल। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी। इसको नाम हमने क्या दे दिया है? पॉइंट पी नाम दे दिया इसको हम लोगों ने। लिख भी देता हूं उसको कि ये हमारा कंसर्न्ड पॉइंट पी है। तो इस वाले पी वाले पॉइंट पे सबसे खास बात क्या हो रही है कि पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब आप लोग को ना एक छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। दो चार्जेस की मैं बात क्यों कर रहा हूं बेटा? बिकॉज यहाँ पे दो चार्जेस है ना मौजूद, ठीक है। एक था न्यूक्लियस, एक था अल्फा पार्टिकल। तो मान लो फर्स्ट चार्ज ये मान लिया, सेकेंड वाला चार्ज ये मान लिया, ठीक है। गौर करिएगा जरा अच्छे से, ठीक है। इसका चार्ज हमने मान लिया है लेट्स सपोज Q1, इसका चार्ज हमने क्या मान लिया है? लेट्स सपोज Q2। और इन दोनों के जो बीच की हमने दूरी ले ली है ना, लेट्स टेक दैट डिस्टेंस एज r। इन दोनों के बीच की दूरी हम कितनी ले लेते हैं बेटा? r के बराबर। आपने इसको पढ़ के रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत पहले पढ़ के रखा था, तो क्या अभी हमको रिवाइज करवाएंगे आप? भाई बिल्कुल करवाएंगे, करवाते हुए ही चल रहे हैं, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में अगर आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यू से करेंगे रिप्रेजेंट। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, सॉरी आर, के Q1 Q2 बाई आर, क्योंकि आर का स्क्वायर तो फिर फोर्स हो जाएगा ना, ये वाली गलती मत करना यार, ठीक है। के Q1 Q2 बाई नीचे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर है ना वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? देखो के और आर तो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, तो पूरा जो मसला है ना वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 के ऊपर। मान लो Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, और इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको साइन कन्वेंशंस लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। किसके साइन कन्वेंशंस? किसका साइन? चार्जेस का साइन, ठीक है। अब जरा गौर करो, जैसे मान लो Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्लस का आएगा, तो U का आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्लस में आएगा, तो U भी प्लस में आ जाएगा। बट Q1 पॉजिटिव है लेकिन Q2 नेगेटिव है, तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो जिसके कारणवश पोटेंशियल एनर्जी जो है इस टू चार्ज सिस्टम की वो भी नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखना कि वी नीड टू टेक, यहां पर हमको साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है। तो वी नीड टू कंसिडर द साइन कन्वेंशंस, वी नीड टू कंसिडर द प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, वी नीड टू कंसिडर द प्रॉपर साइन कन्वेंशंस।
आ गई ये पूरी कहानी समझ में, ठीक है। तो ये वाला बेसिक फॉर्मूला होता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ के रखा या समहाउ अगर पढ़ के रखा भी है बट अभी आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब तो कर लिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर कहानी को यहीं से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया पक्का? चलो बेटा, बहुत शानदार। ये वाला केस तो आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया ना। अब इसी का लॉजिक हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर। भाई साहब कहां पे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर। ये अपने पास न्यूक्लियस था, देखो वैसे ये गोल्ड का न्यूक्लियस था तो मैं इसको Z की जगह 79 लिख सकता था, बट नाउ आई एम डूइंग ए डेरिवेशन। तो मैं जनरल केस लेके चल रहा हूं कि भाई हर बार थोड़ी ना गोल्ड होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब जो भी रहा होगा उसका एटॉमिक नंबर Z होगा तो Z लेके चलेंगे। ऐसा वाला लॉजिक मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा था, ठीक है। अब होता क्या है कि एट पॉइंट P, जो पूरी कहानी है वो इस बात पर बेस्ड है कि P वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो एट पॉइंट P जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट, जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में, ठीक है। द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, या अगर एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो अल्फा पार्टिकल, द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, is converted to the potential energy, is converted to the potential energy। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को तो यू से करा जाएगा रिप्रेजेंट, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? अब इसके बाद इसको कैसे कैरी आउट करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा आप लोग। आ जाइए यहां पे, आ जाइए। देखो भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? ये कन्वर्ट हो गई है दरअसल काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R, ठीक है भाई। Q1 क्या? अल्फा का चार्ज। अल्फा का चार्ज क्या होता है? अल्फा का चार्ज होता है 2E के बराबर। उसके बाद Q2 मतलब क्या? दूसरे वाले बॉडी का चार्ज। इस दूसरे वाली बॉडी का चार्ज कितना होगा? ZE के बराबर। किसके बराबर? ZE के बराबर। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका मास कितना रहा होगा? हम इसका मास जानते हैं। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसका हम चार्ज भी जानते हैं, इसका हम मास भी जानते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं यहां पे लिख देता हूं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा? इसका चार्ज है +2E के बराबर। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा 4AMU के बराबर। आया समझ? ये 4 लिखा हुआ है, 4AMU के बराबर, पक्की बात है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 12m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटा ये किस पॉइंट पर पूरा कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल के अंदर? इस पॉइंट पर। इसकी दूरी क्या है? जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे, अल्फा इज अ चार्ज पार्टिकल ओनली, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया और ये न्यूक्लियस का चार्ज यहां सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड था, तो ये दूरी कितनी थी? R0 के बराबर। ये जो दूरियां होंगी ना, इन दूरियों को हम कहेंगे R0, और R0 इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। यहां पे जी हां, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को R0 से रिप्रेजेंट करके रखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए R0, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा अपने पास 2, अच्छा 2 2 4 कर लें इसको, ध्यान देना। यहां पे जब इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? 2 2 4 K Z E का स्क्वायर। ये तब के केस के लिए पॉसिबल है जब ये पहला वाला चार्ज जो है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करा तो 2KZE का स्क्वायर, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है? नीचे तुम्हारे पास R0 आ रहा है, और यहां पे आ जाएगा m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग को? अब इसके बाद जैसे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना शुरू करेंगे, R0 निकालना शुरू करेंगे, तो R0 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 4KZ E का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां तक एक बार चेक कर लो उसको अच्छे से। पोटेंशियल था K Q1 Q2 बाई R, 12mv स्क्वायर, सही जा रहे हैं। यहां मल्टीप्लाई करो तो 4KZE स्क्वायर अपॉन नीचे R0 इक्वल टू mv स्क्वायर, सटीक जा रहे हैं। R0 क्या हो जाएगा? 4KZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। अरे रे, तो पूरा एकदम रंगोली बन जाएगी भाई, रंगोली नहीं बनाना है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? पूरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस ही तो है, तो यूनिट इज मीटर।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर्स एसआई यूनिट। ठीक है, यहां तक कोई भी परेशानी हो रही कि आप लोग को? पक्का ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल जब इसको अप्रोच कर रहा था गोल्ड के न्यूक्लियस को, इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंटल मॉडल, तो उसके हिसाब से गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जब अल्फा इसको अप्रोच कर रहा होगा तो क्या होगा कि इसके पास चार्ज पॉजिटिव, इसके पास चार्ज पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगा और ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है बेटा, ये रुका हुआ है। स्टैटिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये रुका हुआ है और ये भगते भगते आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास मूविंग अल्फा पार्टिकल था, इसको मैं रेड से लिख दूं क्या, मूविंग अल्फा। ठीक है, ये रहा अल्फा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे प्लस और प्लस में रिपल्शन होगा तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा और यहीं से पलटी खा जाएगा। तो रुक क्यों गया, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो जब रुका तो क्या हुआ कि पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और उसी पर मैंने आगे डेरिवेशन को पूरा बेस करा। ये आ गया मेरे पास अल्टीमेट फॉर्मूला। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करेगा बेटा, जल्दी करेगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। इतनी कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया, इतना पूरा फंडा मतलब पूरा क्लियर हो चुका है ना। अब जरा इसको गायब करें फिर। ओके, अब जो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, नाउ दीज थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। तो क्या लिखा है, टू कैलकुलेट द न्यूक्लियर डायमेंशंस फ्रॉम द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अज्यूम्ड द फॉलोइंग। पहले जरा इनके अजम्पशंस क्या थे उनको देख लिया जाए, उसके बाद फिर आते हैं बेसिक लॉजिक के ऊपर। पहला अजम्पशन ये था कि द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सो हैवी दैट इट्स मोशन ड्यूरिंग द इंपैक्ट इज डिसरिगार्डेड। ठीक है, मतलब वो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो इतना भारी है कि कोलिजन के बाद उसके साथ क्या होगा, क्या वो मूव करना शुरू करेगा, वो ना के बराबर होगा। दैट एंटायर कॉन्सेप्ट इज डिसरिगार्डेड। उसके बाद ये पहला अजम्पशन था। दूसरा क्या है, द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर टेकन एज पॉजिटिव चार्जेस, जो कि हैवी, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो मेन अजम्पशन तो ये है कि उनका कोई डायमेंशन नहीं लिया गया, उनको बहुत छोटा माना गया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक अलग चीज है। ठीक है, यहां पे उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो अजम्पशंस थे उनकी जरा बात कर ली गई है। द स्कैटरिंग इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये बहुत ही आइडियल केस ले लिया गया है ताकि आप इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दें कि किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस हो रहा है। बिकॉज इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जहां पे ना ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और ना ही मोमेंटम का लॉस होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज कंजर्व्ड। तो ये वाला इसका बेसिक फंडा था। ठीक है, अब आया जाए इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अब एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस चीज को आप लोगों ने तरीके से देख के रखा होगा। अब इसका जो मैंने पूरा फंडा आपको समझाया था वही आपके सामने स्लाइड पे यहां पर प्रस्तुत है। तो एक बार जरा देख लो क्या लिखा हुआ है। सपोज एन अल्फा पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कुछ तो होगी, उसको अपन ने ई मान लिया। अच्छा जी, मैंने यहां पर सिर्फ ई नहीं माना, मैंने इसको पूरा लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, पूरा हाफ, कहां लिखा था, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखा है। पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी को मैंने कितना मान के चल रहा था मैं, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बट लॉजिक वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो अल्फा पार्टिकल है वो दरअसल कहां अप्रोच कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। माफ कीजिए, उसके बाद क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। इस रिपल्सिव फोर्स के कारण हुआ क्या कि जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, किसकी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी। इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ भी रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। नाउ अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जितना लॉस काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है उतना ही गेन, उतनी ही अमाउंट से इंक्रीज होगी कौन, पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को आप ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो, कैसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 वो तो कांस्टेंट ही है, अपॉन नीचे क्या आता है, नीचे आता है डिस्टेंस। नीचे क्या आता है, डिस्टेंस। भाई साहब जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस से करीब आएगा तो जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी ना। अब अगर वो डिस्टेंसेस कम हो जाएगा तो डिस्टेंस के कम होने से एंटायर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये जो आर नॉट है ना, वो दरअसल यहां पे उन दो चार्जेस के सेंटर्स के बीच की दूरी तो है।
ठीक है, आगे समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी सी बात थी। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या था, आर नॉट, ठीक है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूसेस टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होते 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 निपट ही जाएगी, जीरो हो जाएगी, किस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द पार्टिकल स्टॉप्स एंड इट कैन नॉट गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। उस वाले पॉइंट पर पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा, इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल रुक जाएगा, इससे ज्यादा करीब नहीं आ पाएगा न्यूक्लियस के, ठीक है। ओके, बिकॉज पूरी काइनेटिक खत्म हो चुकी है, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल में, ठीक है। It is repelled by the nucleus and therefore it retraces its path turning through 180 डिग्री। 180 डिग्री से अपना पाथ जो है वो रिट्रेस करके पीछे की तरफ निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार आप इसको छापेंगे। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। ये वाला फंडा आप लोगों ने समझ लिया है ना। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद क्या लिखा है, देयरफॉर द डिस्टेंस आर नॉट। भाई बस बेसिक सी कहानी। अच्छा, ये तो मैंने एक पिक्चर आपके लिए बना के रख दिया है ताकि आप इसको भी रेफर कर सकें, लेकिन तरीके से तो ये वाला करना है। आगे समझ। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये वाला फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जहां तक अपने पास अगर अपन ध्यान दें तो उसमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देयरफॉर द डिस्टेंस आर नॉट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस आर नॉट को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब उसके बाद क्या लिखा है, एट दिस डिस्टेंस जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी भी मैं आपसे बातचीत कर चुका हूं, ठीक है। Obviously, the radius of nucleus must be smaller than the distance of closest approach। इसका मतलब ये है कि बेटा distance of closest approach तो वो वाला पॉइंट है बेटा, वो वाले पॉइंट की दूरी है जिस पॉइंट तक अल्फा पार्टिकल आ पाया, चिपक तो नहीं गया था। तो यहां पे अगर जैसे मान ले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट के बराबर है, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो आर नॉट से छोटा है ना, यहां पे क्लियरली विजिबल भी है। तो वहीं पे वहां पे लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली, ये बात तो ऑब्वियस है कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो ज्यादा है और न्यूक्लियस का रेडियस जो है असलियत में जो उसका रेडियस है वो छोटा है। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटे से सपोर्ट के लिए डायग्राम भी आपके पास यहां पर मौजूद था, तो पक्का आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। नहीं नोट करा है तो जल्दी इसको एक बार नोट कर लो बेटा, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस वॉज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब भाई साहब क्या ये मॉडल एकदम सटीक है? देखिए ये मॉडल जो है मैक्सिमम तौर पे तो सटीक ही है, बट द थिंग इज दिस की एक छोटा सा एक हल्का सा एक पॉइंट आ गया था जो कि फिर बाद में लिमिटेशन बन जाता है, जिसको करेक्ट किया था सर नील्स बोर ने। तो अब इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलने वाला है वो इसके लिमिटेशंस पे मिलने वाला है, फिर मिलने वाला है नील बोर के ऊपर, ठीक है। तो बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तरीके से इसको नोट कर लिया होगा, हर एक फंडे को सही से समझ लिया होगा। हम कहानी को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक खत्म करने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई सा भी मिस ना करें पॉइंट। आगे आपको समझ में? चलिए ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस भी हैं बेटा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की रिलेटेड क्लासेस एंटायर सिलेबस कवरेज के साथ। तो मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।